मेरी गरीब बहन जब मेरे घर आती थी तो मैं उसके लिए अच्छा खाना बनवाता था और जाते समय उसे कुछ पैसे दे देता था, क्योंकि वह मुझसे मदद मांगने आती थी। लेकिन मेरी पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह हर बार नाराज हो जाती थी। एक दिन वह बोली, हम घर की नौकरानी को निकाल कर तुम्हारी बहन को रख लेते हैं। नौकरानी की तनख्वाह तुम्हारी बहन को दे देंगे, उसका काम चल जाएगा। मैं मान गया। पत्नी को तो जैसे मौका मिल गया, वह उस पर अत्यधिक अत्याचार करने लगी। एक दिन मेरी बहन रोती हुई घर से चली गई। मैं उसके पीछे गया, लेकिन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जब मेरी बहन ने खुद को। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मेरे पति अजय ने अपनी बहन की शादी का फैसला किया था। तभी मुझे आभास हो गया था कि यह शादी मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होगी। लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि यह मुसीबत मेरी अपनी बनाई हुई होगी। उस दिन मैंने नया जोड़ा पहना था, महंगी खुशबू लगाई थी और अपने शीशे की तरह चमकते घर में बैठकर चाय पी रही थी। सब कुछ बेहतरीन था। जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, बल्कि मुझे तो लगता था कि हम सबसे ज्यादा सुखी लोग हैं। मेरे अजय का कारोबार दिन रात तरक्की कर रहा था और मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी। लेकिन फिर वह फोन आया जिसने मेरा दिन बर्बाद कर दिया। भाभी, भैया से बात करवा दीजिए, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ननद की आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने अनमने मन से फ़ोन रखा और अजय को बुला लिया। मन में सोचा, अब क्या नया झंझट आ गया। कुछ ही पलों में अजय मेरे पास आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। बोले, मेरी बहन की शादी तय हो गई है। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा, क्योंकि इससे पहले कोई बातचीत नहीं हुई थी। मैंने लापरवाही से पूछा, कौन है लड़का, क्या करता है? उन्होंने कहा, अच्छे परिवार से है, लेकिन अभी नौकरी नहीं लगी है। पढ़ा लिखा है, जल्दी काम पर लग जाएगा। ये सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया। क्या मतलब, अभी नौकरी नहीं लगी? तुम अपनी बहन की शादी एक बेरोजगार से कर रहे हो? और शादी का खर्चा क्या लड़के वाले कुछ दे रहे हैं? मेरे सवालों पर अजय चुप हो गए। मुझे समझ में आ गया कि यह शादी पूरी तरह हमारे खर्चे पर हो रही थी। कुछ दिनों बाद ननद की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन मेरे मन में गुस्से की आग जल रही थी। मैंने खुद से कहा, यह सब मेरे बच्चों के अधिकार पर डाका है। महंगे कपड़े, गहने, शानदार बैंक्वेट की बुकिंग और ऊपर से महंगे उपहार, यह सब कुछ मेरे अजय के पैसों से हो रहा था। शादी भव्य रही, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। और फिर वह समय आया जब मेरी ननद अपने पति के साथ विदा होकर चली गई। मुझे लगा था कि अब सुकून मिल जाएगा, मगर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। चंद हफ्तों बाद शीतल का पहला फोन आया। भैया, घर का किराया देना है, कुछ पैसे भिजवा दो। मैंने अजय की तरफ देखा। वह बिना कुछ कहे पैसे निकालने लगे। मैं चुप रही, मगर दिल में सोचा, यह पहला मौका है और आखिरी नहीं होगा। मेरी सोच सही साबित हुई। पहले किराया, फिर बिजली पानी के बिल, फिर दवाइयों के खर्चे। एक के बाद एक बहाने से शीतल अजय से मदद मांगती जा रही थी। मैंने एक दिन गुस्से से अजय से पूछा, ये कब तक चलेगा? उन्होंने जवाब दिया, जब तक वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। मगर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मुझे समझ आ गया था कि अब शीतल हमारे ऊपर एक स्थायी बोझ बनने जा रही है, और मैं उसे यह इजाज़त नहीं दे सकती थी। मैंने फैसला कर लिया था, कुछ ना कुछ करना होगा। शीतल को सबक सिखाना होगा, ऐसा सबक कि वह दोबारा मदद मांगने लायक ही न रहे। कहीं यह नहीं लिखा है कि हम हमेशा उसकी मदद करते रहें। मैंने एक दिन अजय से नाराज होकर कहा, मगर वह हमेशा की तरह धैर्य से बोले, वह मेरी बहन है, मुसीबत में है, मैं उसे नज़रअंदाज कैसे कर दूं? मैंने तल्खी से कहा, और अगर वह कभी अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हुई, तो हम कब तक ये बोझ ढोते रहेंगे? मगर अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। अगली बार जब शीतल घर आई, मैंने अजय को अंदर भेज दिया और खुद दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। आ गई तुम? अब क्या चाहिए? मैंने तंज भरे लहजे में पूछा। शीतल ने हिचकिचाते हुए कहा, भाभी, मुझे पता है कि मैं बार बार मदद मांगने आ जाती हूँ, लेकिन हालात बहुत खराब हैं। अगर आप चाहें तो मैं बदले में कोई काम कर सकती हूँ। बस कुछ पैसे दे दीजिए।
ये सुनकर मेरे अंदर एक चिंगारी भड़क उठी। यही मौका है, मैंने सोचा। मैंने बनावटी हमदर्दी से कहा, अगर तुम वाकई काम करने के लिए तैयार हो, तो हमारे घर में काम वाली बन सकती हो। पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी। मुझे पूरा विश्वास था कि शीतल तुरंत मना कर देगी, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसने सिर झुकाकर कहा, अगर इससे समस्या हल हो जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसका जवाब मेरे लिए अप्रत्याशित था। मैंने सोचा था कि वह पलटकर चली जाएगी, मगर वह सचमुच काम करने को तैयार हो गई। अगले दिन वह सुबह समय पर आ गई। उसका पहनावा साधारण था, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने उसे जानबूझकर कोई यूनिफॉर्म नहीं दी और आदेश दिया कि पूरे घर की सफाई करे। ये सब तुम्हारी भाभी की मेहरबानी है कि तुम्हें काम के बदले पैसे दे रही है, वरना लोग तो तुम जैसे बेसहारा को ठुकरा देते हैं, मैंने तेज लहजे में कहा। मगर शीतल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर झुकाकर सफाई में लग गई। मैंने जानबूझकर उसे जमीन पर बैठाकर बर्तन धोने को कहा, ताकि उसे नीचा दिखा सकूं, मगर उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी। मैं उसकी सहनशीलता देखकर हैरान थी। शाम को जब काम खत्म हुआ, मैंने जानबूझकर उसके हाथ में कम पैसे थमाए और कहा, यह तुम्हारे लिए काफी है, ज्यादा की उम्मीद मत रखना। मगर वह फिर भी चुप रही। उसी खामोशी ने मुझे बेचैन कर दिया। मुझे लगने लगा जैसे मैं जीतकर भी हार रही हूं। एक दिन मैंने फैसला किया, अब यह तमाशा खत्म करना होगा। मुझे उसे इस घर से हमेशा के लिए निकालना था। अगले दिन मैंने अपनी सबसे कीमती सोने की अंगूठी अलमारी से निकालकर छिपा दी। शीतल हमेशा की तरह अपने काम में लगी थी। जैसे ही वह रसोई में बर्तन धो रही थी, मैंने मौके का फायदा उठाया और सबके सामने शोर मचा दिया। मेरी अंगूठी कहाँ गई? यह तो अभी यहीं थी। अजय और कामवाली दोनों हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। शीतल ने भी हाथ रोक दिए और उलझन में मुझे देखा। ये कहाँ जा सकती है? घर में तो सिर्फ हम ही हैं, और आज सुबह से काम कौन कर रहा है? मैंने शीतल की तरफ देखा। मेरा लहजा साफ तौर पर आरोप लगा रहा था। शीतल ने तुरंत कहा, भाभी, मैंने कुछ नहीं लिया। आप चाहें तो मेरी तलाशी ले सकती हैं? मैंने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, बिल्कुल, तलाशी ही ली जाएगी। मैंने उसकी चीजें खंगालनी शुरू कर दीं, और जैसे ही उसके दुपट्टे का कोना खोला, वही अंगूठी चमक रही थी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अजय ने हैरानी और गुस्से से अपनी बहन की तरफ देखा, मगर शीतल स्थिर खड़ी रही, जैसे उसे खुद भी यकीन न हो रहा हो। ये क्या है? ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने जहरीले लहजे में पूछा। शीतल की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह अब भी चुप रही। मैंने उसे और अपमानित करने के लिए अजय के सामने ही उसे फटकारना शुरू कर दिया। हमने तुम पर रहम किया, मदद दी, और तुमने बदले में चोरी करना ठीक समझा। शर्मानी चाहिए तुम्हें। अजय ने कुछ सख्त नहीं कहा, मगर उनकी आंखों में गहरी निराशा थी। आखिरकार अजय ने थकी हुई आवाज में कहा, बहन, बेहतर होगा कि अब तुम यहां से चली जाओ। ये सुनते ही मेरी जीत का पल आ गया। मैंने खुशी से एक गहरी सांस ली, मगर चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। शीतल ने एक नज़र मेरी तरफ डाली। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक दर्द था, शायद इस बात का कि उसके अपने ही रिश्तेदारों ने उस पर विश्वास नहीं किया। वह चुपचाप अपना दुपट्टा संभालती हुई बाहर निकल गई। अजय देर तक चुपचाप बैठे रहे। मैंने मौका देखकर चेहरे पर अफसोस के भाव लाए और कहा, देख लिया, हमने जिस पर भरोसा किया वही हमें धोखा दे गई। अजय ने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, मुझे उम्मीद थी कि वह ऐसा नहीं करेगी, मगर शायद मैं गलत था। मैंने अंदर ही अंदर खुशी महसूस की कि यह मामला हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, मगर मुझे नहीं पता था कि तकदीर ने मेरे लिए एक और खेल तैयार कर रखा था। एक रात सब कुछ बदल गया। वह रात आम रातों जैसी ही थी। मैं और अजय अपने कमरे में थे। घर की सारी बत्तियां बुझ चुकी थीं और नौकर भी अपने कमरों में जा चुके थे। मैं सपनों में खोई हुई थी जब अचानक तेज आवाजें सुनाई दीं। दरवाजा तोड़ दो, पैसे निकालो वरना जान से मार देंगे। मेरी आंखें डर से खुल गईं। अजय भी घबराकर उठ बैठे। घर के हॉल में चीख पुकार मची हुई थी। डाकू थे। मेरे मुंह से एक धीमी सी चीख निकली। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अजय ने जल्दी से मोबाइल उठाया,
मगर उसी वक्त एक गरजती हुई आवाज आई, खबरदार, कोई पुलिस को बुलाने की कोशिश न करे। हम दोनों कांप रहे थे। फिर दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। चंद मिनटों में ही सब कुछ लूट लिया गया। जेवर, नकद रुपए, कीमती सामान, सब कुछ वे ले गए। घर का एक कोना खाली सा लग रहा था। मैं जमीन पर बैठ गई और आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब कैसे हो गया? हमारा सारा धन चला गया। मैंने कांपती आवाज में कहा। अजय भी चुपचाप बर्बाद हुई तिजोरी को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी हालत थी, जैसे किसी और ही सोच में डूबे हों। फिर उन्होंने अचानक कहा, कहीं ये मेरी बहन की बद्दुआ तो नहीं? मेरा दिल एक पल के लिए कांप गया। क्या यह वाकई बद्दुआ थी? मुझे शीतल की चुप्पी याद आई। वह बिना कुछ कहे चली गई थी। क्या उसने अपने आंसुओं में कोई दुआ मांगी थी जो हमारे लिए उलटी पड़ गई? मगर अजय की आंखों में शक के साए गहराने लगे थे। क्या हमने सचमुच ज्यादती की थी? क्या मेरी बहन चोर नहीं थी? अगर वह निर्दोष थी, तो हमने उस पर कितना बड़ा आरोप लगा दिया। अजय की बातें मेरे भीतर एक अजीब बेचैनी पैदा कर रही थीं। यह सब संयोग है, मैंने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। ये शीतल की वजह से नहीं हुआ। डाके तो हर जगह हो रहे हैं। मगर मैंने अपनी ही आवाज में झूठ की झलक महसूस की। अगले कुछ दिनों में सब कुछ बदलने लगा। पहले व्यापार में नुकसान हुआ। फिर अजय के कुछ करीबी दोस्तों ने भी उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी, जैसे सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा हो। मैंने हमेशा खुद को मजबूत समझा था। मैं उन औरतों में से नहीं थी जो सिर्फ अपने पति पर निर्भर होती हैं। मेरे पास एक अच्छी नौकरी थी और यह मुझे हमेशा यह एहसास दिलाती थी कि मैं किसी पर बोझ नहीं हूं। लेकिन फिर एक दिन ऑफिस से एक ईमेल आया। हमें खेद है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ कर्मचारियों को नौकरी से मुक्त किया जा रहा है और आप भी उनमें शामिल हैं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने मुझे क्यों निकाला? मैंने तुरंत अपने अधिकारी को फ़ोन किया, मगर उन्होंने साफ कह दिया कि यह निर्णय बदला नहीं जा सकता। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और सोचा, चलो कोई बात नहीं, अजय की आमदनी तो है। मगर जब मैंने उन्हें यह खबर सुनाई, तो उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। वह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मेरी कंपनी का भी बुरा हाल है। कल ही 3 बड़े ग्राहकों ने अनुबंध खत्म कर दिया। मैंने झटके से उनकी तरफ देखा। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन सच ये है कि कंपनी घाटे में जा रही है। मैंने पहले भी कुछ कर्ज ले रखे थे। अगर हालात ऐसे ही रहे, तो हमें अपना घर भी बेचना पड़ सकता है। घर बेचना? ये सुनकर जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ दिन बाद जब हालात और बिगड़ने लगे, तो हमने अपने करीबी रिश्तेदारों से मदद मांगने का सोचा। मैंने अपनी एक अमीर सहेली को फ़ोन किया, जिसके साथ मैं अक्सर महंगे कैफ़े में बैठकर जीवन का आनंद लिया करती थी। यार, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि हम कितनी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अगर तुम कुछ मदद कर सको तो। मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वह हंसते हुए बोली, अफ़सोस हुआ सुनकर, मगर तुम जानती हो कि मैं खुद भी काफ़ी व्यस्त हूँ। बस तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकती हूँ। और फिर फ़ोन कट गया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। जिस दोस्त के साथ मैंने हमेशा अच्छे पल बिताए, आज वही मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। अजय के जानने वाले भी अब फ़ोन काट देते थे। रिश्तेदार बहाने बनाने लगे थे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन हमारी स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। मैंने अपनी नौकरी खो दी थी। अजय के व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था और अब हमें अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में भी सोचना पड़ रहा था। मैं, जो हमेशा गर्व से कहती थी कि हमारे पास सब कुछ है, अब एक-एक पैसे का हिसाब रखने को मजबूर हो गई थी। घर का माहौल अजीब सा हो गया था। कभी मैं अजय को दोष देती कि उन्होंने अपनी बहन पर इतना खर्च क्यों किया, तो कभी वह कहते कि यह सब भाग्य का खेल है। मगर सच्चाई तो यही थी कि हम डूब रहे थे। एक दिन मैंने अलग-अलग जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन भेजे, लेकिन कहीं से भी कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने अपनी पुरानी कंपनी से भी दोबारा संपर्क किया, जहां मैं पहले काम करती थी, लेकिन वहां से जवाब मिला, आप अब कंपनी की योजना का हिस्सा नहीं हैं। दुख हुआ,
मैंने गुस्से में आकर फ़ोन रख दिया। ये कैसे हो सकता है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने झुंझलाकर कहा। अजय ने मुझे गहराई से देखा और धीमे स्वर में बोले, क्या वाकई हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा? मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई। क्या वह शीतल की बात कर रहे थे? मैंने तुरंत उस विचार को झटक दिया। ये तो भाग्य का खेल है, किसी का इसमें कोई लेना देना नहीं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने अपनी कुछ पुरानी सहेलियों को फ़ोन करना शुरू किया, कुछ करीबी रिश्तेदारों से बात की। सबसे पहले मैंने अपनी चाची को फ़ोन किया, जो हमेशा मेरी सफलता पर गर्व करती थीं। चाची, हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। अगर आप कुछ मदद कर सकें तो। मैंने बात पूरी भी नहीं की थी कि उन्होंने हमदर्दी भरे स्वर में कहा, बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन तुम जानती हो, आजकल सभी मुश्किल में हैं। और फिर फ़ोन रख दिया। क्या वाकई सब मुश्किल में हैं? या अब हम उनके लिए सिर्फ गैर ज़रूरी बन चुके हैं? कुछ दिनों में यह और भी स्पष्ट हो गया कि लोग तब तक साथ देते हैं जब तक आप उनके बराबर होते हैं। जैसे ही आप कमज़ोर पड़ते हैं, सब किनारा कर लेते हैं। कुछ दिन बाद मैं एक रिश्तेदार के घर गई, वहीं जिनके साथ हम हर शादी और खुशी में शामिल होते थे। यह समय बस थोड़ी देर का है, हमें थोड़ी मदद चाहिए। जैसे ही हालात सुधरेंगे, हम सब लौटा देंगे, मैंने विनम्रता से कहा, जो पहले कभी मेरे स्वर में नहीं थी। रिश्तेदार ने हमदर्दी से मेरी ओर देखा, फिर बनावटी मुस्कान के साथ बोले, बहन, तुम जानती हो ना कि आजकल हालात कितने कठिन हैं। मेरे अपने भी बहुत से खर्चे हैं। वहां से उठते समय मैंने अपने भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस किया। ये वही लोग थे जिनके लिए मैंने दावतें दी थीं, जिन्हें महंगे उपहार दिए थे, जिनके साथ मैंने खुशियों के दिन बिताए थे, और आज वही मुझे पहचानने से इनकार कर रहे थे। मेरा घमंड टूट चुका था। एक एक कर बंद होते दरवाजों ने मुझे पहली बार जीवन में बेबस बना दिया था। नौकरी जाने के बाद भी उम्मीद थी कि जल्द नई नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब हर दिशा में सिर्फ निराशा दिख रही थी। मैं रोज सुबह जल्दी उठकर अपने प्रमाण पत्र, अनुभव पत्र, कार्ड और रिज्यूमे लेकर दफ्तरों के चक्कर लगाती। हर जगह एक ही उत्तर मिलता, आपकी योग्यता बहुत अच्छी है, मगर फिलहाल हमारे पास आपके लिए कोई स्थान नहीं है। हम आपका कार्ड रख लेते हैं, जैसे ही अवसर मिलेगा हम आपको कॉल करेंगे। अभी बाजार की स्थिति बहुत खराब है। हर इनकार मेरे धैर्य को कमजोर कर देता था। मैं, जो कल तक एक सशक्त स्त्री थी, आज दर-दर भटक रही थी। कभी मैं अपनी ननद को तिरस्कार करती थी और आज मैं खुद उसी स्थिति में थी। एक दिन मैं एक पुराने परिचित के कार्यालय गई, जो पहले अजय के मित्र थे। हमने कई बार उनके साथ भोजन किया था। सर, मुझे किसी भी पद पर रख लीजिए, कोई भी काम दे दीजिए। मैं बस काम करना चाहती हूँ, मैंने विनती की। उन्होंने मुझे गौर से देखा, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोले, बहन, आप जैसी महिला के लिए यहाँ काम करना शायद आसान नहीं होगा। ये आम लोगों के लिए है, और आपको तो अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। ये कहकर वे अन्य काम में व्यस्त हो गए, जैसे मैं वहाँ थी ही नहीं। मेरे गले में कुछ अटकने लगा। मैं समझ चुकी थी कि वे मुझे काम नहीं देना चाहते थे। ये वही व्यक्ति था जो हर महफिल में हमारा मित्र बनने को उत्सुक रहता था, और आज वह मुझे पहचानने से इनकार कर रहा था। घर में अब खाने-पीने की वस्तुएं भी कम होने लगी थीं। हम, जो हमेशा अच्छे होटलों में भोजन करते थे, अब 2 समय की रोटी के लिए परेशान थे। मैंने और जगह नौकरी के लिए आवेदन दिया, मगर हर जगह वही उत्तर मिला, हमें खेद है, अभी कोई स्थान नहीं है। अजय के चेहरे पर उदासी बढ़ रही थी। वह, जो हमेशा मजबूत रहते थे, अब टूटे हुए लग रहे थे। क्या यही वह भावना है जो शीतल को होती होगी जब वह हमसे मदद मांगती थी? ये प्रश्न मेरे मन में बार-बार घूम रहा था। निराशा, असहायता, गरीबी, ये सब मेरी जिंदगी के नए पहलू बन चुके थे। हर रोज मैं कार्यालयों के चक्कर लगाती, दरवाजे खटखटाती, मगर हर जगह एक ही उत्तर, माफ कीजिए, अभी कोई स्थान नहीं है। एक दिन एक एजेंसी के माध्यम से नौकरी की तलाश में थी, तभी एक कॉल आई, हमें एक हवेली में काम करने के लिए एक जिम्मेदार महिला की आवश्यकता है। नौकरी अच्छी है, वेतन उपयुक्त है,
और रहने की व्यवस्था भी है। ये सुनते ही मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागी। शायद यह वह अवसर था जिससे जिंदगी फिर से बेहतर हो जाए। मैंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन मैं दिए गए पते पर पहुंची। सामने एक शानदार हवेली थी, महंगी, हर कोने से भव्यता झलक रही थी। मैंने सोचा, यह जगह किसी अमीर व्यक्ति की होगी। अगर यहाँ नौकरी मिल जाए तो हमारे हालात बदल सकते हैं। मेरा दिल बेचैनी से धड़क रहा था। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजे पर दस्तक दी। जो सच्चाई सामने आई वह मेरे अंदाजे से बाहर थी। दरवाज़ा खुला और एक नौकरानी ने मुझे बैठक में बैठाया। मेरे मन में सवाल उमड़ रहे थे। ये घर किसका होगा? मालिक कठोर होंगे या दयालु? नौकरी आसान होगी या कठिन? तभी कदमों की आहट सुनाई दी। मालकिन आ रही है, नौकरानी ने धीरे से कहा। मैं सीधे बैठ गई, मगर जैसे ही मैंने नजर उठाई, समय रुक गया। सामने मेरी ननद शीतल खड़ी थी। मेरा शरीर शून्य हो गया, जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये कैसे संभव है? शीतल, मेरी वही ननद, इस हवेली की मालकिन? वह तो बेसहारा थी, जरूरतमंद थी। फिर वह यहाँ कैसे? शीतल के चेहरे पर हैरानी नहीं, बल्कि एक सुकून था, जैसे उसे पता था कि मैं आऊंगी। क्या वह बदला लेगी? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। शीतल ने चुपचाप मुझे देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, बैठो भाभी, बैठो। मैंने आश्चर्य से उसे देखा। वो मुझे बैठने को कह रही थी, बिना नीचा दिखाए। मेरी टांगें कांप रही थीं। मैं धीरे से सोफे पर बैठ गई। मेरे हाथ थरथरा रहे थे, दिल डर से कांप रहा था। वो मुझे अपमानित क्यों नहीं कर रही थी? क्या वह कोई बड़ा वार करने वाली थी? कमरे में चुप्पी छा गई। शीतल ने नौकरानी को इशारा किया और मेरे लिए चाय मंगवाई। मैं चाय स्वीकार नहीं करना चाहती थी। ये वही महिला थी जिसे मैंने नौकरानी समझकर तुच्छ जाना था, और आज वही मुझे आदरपूर्वक चाय दे रही थी। मैंने नजरें नीची कर लीं। मेरा अहंकार टूट चुका था। मैं उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी। ये एहसास मुझे भीतर तक तोड़ रहा था। शीतल ने नरमी से पूछा, भाभी, आप यहाँ काम के लिए आई हैं? मेरे गले में कांटे चुभ गए। क्या वह जानती थी कि मैं उसकी नौकरानी बनने आई हूं? मैंने कांपते होंठों से कहा, हाँ, अगर कोई काम हो तो मैं कर लूंगी। मेरी आवाज में वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। शीतल ने सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे मेहनती लोग पसंद हैं। अगर आप काम करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया। मैं चाहती थी कि वह मुझे अपमानित करे, मेरी गलतियों का एहसास दिलाए, मगर वह एक बदली हुई इंसान थी। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मेरा मन अपनी ननद की नौकरानी बनने को तैयार नहीं था। शीतल के पास बैठे हुए मुझे अपनी बेबसी का गहरा एहसास हो रहा था। वह, जिसे मैंने अपमानित किया था, आज मुझसे कहीं अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और शांत थी। मेरे मन में हजारों सवाल थे, लेकिन मेरे होंठ उन्हें शब्द नहीं दे पा रहे थे। मैं जानना चाहती थी कि यह सब कैसे हुआ। आखिरकार शीतल ने चुप्पी तोड़ी। भाभी, शायद आप सोच रही होंगी कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची। मैंने नजरें झुका लीं, लेकिन मन में तीव्र जिज्ञासा थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, जब मैं आपके घर से निकली थी, मेरे पास न पैसे थे न ठिकाना। मेरे पति बेरोजगार थे और कोई सहारा नहीं था। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई। मेरा मन शर्मिंदगी से भर गया। फिर तुमने क्या किया? मैंने धीमी आवाज में पूछा। शीतल ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पति ने निर्णय लिया कि वे किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने छोटे मोटे काम किए, दिन रात मेहनत की। एक मित्र की सलाह पर उन्होंने कपड़े का व्यवसाय शुरू किया, और धीरे धीरे हालात बेहतर हुए। भगवान ने हमारी नीयत का फल दिया, और कुछ सालों में हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। कुछ सालों में? मैंने आश्चर्य से सोचा। मैं हमेशा समझती थी कि शीतल बर्बाद हो जाएगी, मगर वह और उसका पति मेहनत से इस मुकाम तक पहुंच गए थे। शीतल बोली, जब सबने हमारा साथ छोड़ा, तब भगवान ने सहारा दिया। हमने धैर्य रखा, मेहनत की, और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभे। मैं तो हर किसी से मदद मांगती रही, और सबने मुंह फेर लिया। शीतल का व्यवहार विजेता जैसा था। वह मुझ पर कटाक्ष नहीं कर रही थी, न बदला ले रही थी। उसके लहजे में सुकून था, जो मुझे बेचैन कर रहा था।
ये वही सुकून था जो तब आता है जब दिल में गुस्सा, जलन या नफरत न हो। मैं उसके सामने छोटा महसूस करने लगी थी। अगले दिन से मेरे लिए नई परीक्षा शुरू हुई। जो मैंने शीतल के साथ किया था, वही अब मेरे साथ होने वाला था। मैं सुबह शीतल के घर के कामों में व्यस्त हो जाती। फर्श की सफाई, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये वही काम थे जो मैंने उससे करवाए थे। जब मैं खाने के लिए जमीन पर बैठती, शीतल कहती, भाभी, आप मेज पर बैठ सकती हैं। जब मैं पानी पीने रसोई घर जाती, वह कहती, ये आपका भी घर है, अनुमति लेने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं जानती थी कि मैं इसी जमीन पर बैठने के योग्य थी। ये कर्मों का फल था, जो हर पल मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिला रहा था और शायद मुझे बदल रहा था। एक दिन सफाई करते समय मुझे एक पुराना नौकर दिखा, जो काफी समय से हवेली में काम कर रहा था। मैं बर्तन धो रही थी जब वह मेरे पास आया और बोला, बेबी जी, आपकी ननद बहुत अच्छी इंसान है। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। हाँ, हैं, मैंने बेरुखी से कहा, लेकिन मेरे लहजे में बेबसी थी। आप जानती हैं, यह हवेली उन्होंने खुद नहीं खरीदी थी। क्या? मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। हाँ, ये उन्हें उपहार में दी गई थी। मेरे हाथ में पकड़ा बर्तन लगभग गिरने वाला था। उपहार में? किसने दिया? ये मैं नहीं जानता, उसने कहा, मगर किसी बहुत बड़े आदमी ने यह हवेली उन्हें तोहफे में दी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। शीतल ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? क्या उसकी जिंदगी में कोई और पुरुष है? उस रात मैं अपने कमरे में बैठी रही, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान था। अगर यह हवेली शीतल और उसके पति ने नहीं खरीदी, तो किसने और क्यों दी? मैंने कई बार शीतल को फोन पर नरम लहजे में किसी से बात करते देखा था, मगर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन नाश्ते के समय मैंने हिम्मत करके पूछा, शीतल, तुमने कभी नहीं बताया कि यह हवेली कैसे खरीदी? उसने मुस्कुराकर कहा, बस, ईश्वर की कृपा थी, किस्मत ने रास्ता दिखाया। मगर तुम्हारा पति तो छोटे कारोबार में था, फिर इतनी बड़ी हवेली? मैंने पूछा। शीतल ने कहा, कभी कभी ईश्वर की मदद ऐसे रास्तों से आती है जहां से हम सोच भी नहीं सकते। ये उत्तर मेरे लिए उलझन भरा था। शीतल की कहानी जितनी सरल लगती थी, उतनी थी नहीं। मैं अब हर वक्त उस पर नजर रखने लगी। मैं देखना चाहती थी कि वह किससे मिलती है, किससे बात करती है, और कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो उसके पति को मालूम ना हो। एक शाम मैंने देखा कि शीतल गोपनीय ढंग से हवेली के बगीचे में किसी से बात कर रही थी। मैंने पर्दे के पीछे छिपकर देखा। वह एक पुरुष था, संपन्न दिख रहा था, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, महंगी गाड़ी से आया था। ये कौन हो सकता है? अगले दिन मैंने पुराने नौकर से उस आदमी के बारे में पूछा। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, यह साहब शीतल जी के पुराने मित्र हैं, बहुत सहायक रहे हैं। सहायक? मैंने संदेह से दोहराया। हाँ, जब साहब जी का व्यापार मुश्किल में था, तब इन्होंने बहुत सहायता की थी। इन्हीं की वजह से व्यापार फिर से चला और जीवन में सुकून आया। क्या यह केवल सहायता थी या कुछ और? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार गूंजने लगा। आखिर वह कौन था जो शीतल की मदद कर रहा था? अगर यह सब किस्मत का खेल था, तो वह व्यक्ति शीतल की जिंदगी में क्या कर रहा था? मैंने सोचा कि अब शीतल से सीधे पूछ लूं, लेकिन जैसे ही मैंने सवाल किया, शीतल मुस्कुराकर बोली, भाभी, कुछ सवालों के जवाब समय खुद दे देता है। उन्हें जबरदस्ती जानने की जरूरत नहीं होती। ये वाक्य मुझे और भी बेचैन कर गया। मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं खुद सच्चाई का पता लगाऊंगी। मैंने हवेली के एक पुराने नौकर से गोपनीय रूप से बात की। तुम्हें सच सच बताना होगा, शीतल की जिंदगी में वह व्यक्ति कौन है, और यह अचानक आई दौलत कहाँ से आई? नौकर ने एक पल सोचा, फिर धीरे से बोला, यह कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी प्रतीत होती है। शीतल जी के पति ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनका व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया था। क्या? मैंने चौंक कर कहा। हाँ, वह दिवालिया हो गए थे। सब कुछ खत्म हो गया था। ये सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। शीतल ने अपने पति को छोड़ने के बारे में सोचा था? मैंने जल्दी से पूछा। नौकर ने इधर उधर देखा, जैसे कोई खतरनाक रहस्य बताने वाला हो, और बोला, ये सब उस रहस्यमय आदमी के आने के बाद बदला था। ये आदमी कौन है? मैंने तेजी से पूछा। नौकर ने धीरे से कहा,
ये वही व्यक्ति है जिसने शीतल के पति को दोबारा व्यापार में खड़ा किया। वह उनके लिए मसीहा बनकर आया था। लेकिन यह व्यक्ति कौन था और उसने यह सब क्यों किया? ये सवाल मेरे दिमाग में तूफान की तरह घूमने लगे। और जो बात मुझे और चौंकाने वाली लगी वह यह थी कि शीतल अपने पति से ज्यादा उस रहस्यमय व्यक्ति से बात करती थी। ये व्यक्ति उसकी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण क्यों था? कुछ दिनों बाद मैंने एक और बात नोट की। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होता, शीतल अपने पति से कम और उस रहस्यमय व्यक्ति से ज्यादा सलाह मशविरा करती थी। ऐसा क्यों? अगर उसके पति का व्यापार भी मजबूत था, तो उसे उस व्यक्ति से सलाह लेने की क्या जरूरत थी? यह सवाल मेरे मन में हथौड़े की तरह बजने लगा। एक रात मुझे वह मौका मिल गया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह रात आम रातों की तरह लग रही थी, मगर मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं उस रात की सच्चाई जानने के लिए कुछ भी कर सकती थी। रात का समय था, सभी लोग अपने कमरों में जा चुके थे, लेकिन मैं जाग रही थी। मेरे दिल में बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। तभी मैंने खिड़की से बाहर एक परछाई को गुजरते देखा। ये कौन था? मैंने दबे पांव चलकर दरवाजे से झांका और मेरी आंखें आश्चर्य से खुली कि खुली रह गईं। शीतल उस व्यक्ति से मिलने जा रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा था? शीतल उससे छिपकर क्यों मिल रही थी? मेरी सांसें थमने लगीं और मैं दबे पांव उनके पास गई ताकि उनकी बातें सुन सकूं। मैंने खुद को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया और पूरी ध्यान से उनकी बातचीत सुनी। उस आदमी ने गहरी आवाज में कहा, जो रहस्य हमने छिपाया था, अगर वह खुल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रहस्य? कौन सा रहस्य? मेरे दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। शीतल ने धीमी आवाज में कहा, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये लोग आखिर क्या छिपा रहे थे? अब मुझे यकीन हो चला था कि शीतल के पास कोई भयानक रहस्य था जो शायद उसकी तबाही की जड़ बन सकता था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस रहस्य को जानकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे दिल में तूफान उठ रहा था, मगर शीतल का व्यवहार अब भी शांत था। क्या वह सचमुच इस रहस्य को हमेशा के लिए दफन करना चाहती थी, या उसे भरोसा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? अगली सुबह मैं नाश्ते की मेज पर शीतल के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने धीरे से कहा, कुछ लोग अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि किसी की मदद से आगे बढ़ते हैं, और वह मदद हमेशा नेक इरादों पर आधारित नहीं होती। शीतल ने तुरंत मेरी तरफ देखा, जैसे मेरे शब्दों ने उसे चौंका दिया हो, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बस कुछ पल चुप रही और फिर मुस्कुराकर बोली, भाभी, कभी कभी सच्चाई हमें तब मालूम होती है जब हम खुद पर नजर डालने लगते हैं। ये कहकर वह उठकर चली गई और मैं हैरान रह गई। ये जवाब था या एक और रहस्य? उस दिन मेरी बेचैनी और बढ़ गई। शाम के समय मैं शीतल के घर के पुराने सामान को जमाने में मदद कर रही थी। तभी मेरी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। शायद उसमें कुछ ऐसा हो जो मेरे सवालों के जवाब दे सके। मैंने धीरे से दराज खोली और अंदर कुछ कागजात रखे थे। मैंने उन्हें उलट-पलट कर देखा और अचानक मेरी नज़र एक पुराने पत्र पर पड़ी, जिसके कोने मुड़े हुए थे। यह क्या है? जैसे ही मैंने पत्र खोला, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये पत्र उसी व्यक्ति ने शीतल को लिखा था। ये पत्र यहाँ क्या कर रहा था? लेकिन असली झटका मुझे तब लगा जब मैंने पत्र के शब्द पढ़े। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी क्योंकि तुमने उस समय मेरी मदद की थी, जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। अगर तुमने मेरा रहस्य किसी को बताया, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये क्या मतलब था? कौन सा रहस्य? मेरा दिमाग चकरा गया। ये पत्र मेरे सवालों का जवाब था, और शायद एक ऐसा सबूत था जो शीतल की सच्चाई को हमेशा के लिए उजागर कर सकता था। मेरे हाथ में पकड़ा वह पुराना पत्र जैसे मेरे पूरे अस्तित्व को झकझोर रहा था। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। पत्र के शब्द मेरे मन में बार बार गूंज रहे थे। क्या शीतल सचमुच निर्दोष थी, या वह किसी बड़े रहस्य में शामिल थी? अगर मैंने यह पत्र उसके पति को दिखा दिया, तो क्या होगा? ये सोच मेरे दिल में आग की तरह फैलने लगी। मैंने जल्दी से पत्र दोबारा पढ़कर रख दिया, मगर मेरा मन सवालों से भरा था।
क्या शीतल वाकई मासूम थी या उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे रहस्य थे जिन्हें उसने हमेशा छिपाकर रखा? मुझे याद आया कि शीतल का पति ज्यादातर अपने काम में व्यस्त रहता था और शीतल अपने निर्णयों के लिए अक्सर उसी रहस्यमय व्यक्ति से सलाह लेती थी। मैंने वह पत्र दोबारा पढ़ा। हर शब्द मेरे मन में हथौड़े की तरह बज रहा था। अगर तुमने मेरा रहस्य किसी को बताया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये धमकी थी या विनती? मैंने निश्चय कर लिया कि मैं यह पत्र शीतल के पति को दूंगी। मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगी। उन्हें सच जानने का अधिकार था। मगर जैसे ही मैं बैठक में पहुंची, मेरा फोन बजने लगा। नंबर अज्ञात था। मैंने उलझन में फोन उठाया और दूसरी ओर से आई आवाज ने मेरा शरीर कांपने पर मजबूर कर दिया। तुरंत अस्पताल आ जाओ। शीतल की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। मेरी सांसें थम गईं। यह क्या कह रहे हो? वह तो ठीक थी। उन्हें अभी अभी बेहोशी की हालत में लाया गया है। डॉक्टर कह रहे हैं मामला गंभीर है। मेरे हाथ से पत्र लगभग गिर गया। ये सब क्या हो रहा था? मैं शीतल का रहस्य उजागर करने जा रही थी और उसी पल वह बीमार पड़ गई। क्या यह मात्र संयोग था? मेरे दिल में एक अजीब डर बैठ गया। क्या मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी? अस्पताल के दरवाजे पर कदम रखते ही मेरी धड़कनें तेज हो गईं। क्या मैं शीतल को आखिरी बार देखने जा रही थी? ये सोचकर मेरे दिल में एक अनजाना भय उत्पन्न हो गया। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो वह निढाल जरूर लग रही थी, मगर उसकी आंखों में वही शांति थी, जैसे उसे मालूम हो कि समय आ गया है जब सारी सच्चाइयां सामने आ जाएंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। शीतल, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम पर चोरी का आरोप लगाया, तुम्हें नौकरानी की तरह रखा, तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया, और फिर भी तुमने कभी बदला नहीं लिया। तुम इतनी चुप क्यों हो? उसने धीमी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और धीरे से बोली, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है भाभी, लेकिन शायद अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक सच्चाई बता दूं जो तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर देगी। मेरी आंखों में हैरानी और बेचैनी एक साथ उभर आई। कैसी सच्चाई? मैंने व्याकुलता से पूछा। उसने गहरी सांस ली और बोली, जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था, मैं वास्तव में बहुत पीड़ा में थी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने पति के साथ एक छोटे से शहर चली गई, जहां मैंने सिलाई का काम शुरू किया। मैं आश्चर्य से उसे देखने लगी। हाँ, मैंने मेहनत शुरू की। मुझे किसी से कोई मदद नहीं चाहिए थी। मैं जानती थी कि अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगी, तो भगवान मेरा साथ देंगे। शीतल कुछ पल चुप हो गई, जैसे उसे अपनी तकलीफ याद आ गई हो। फिर बोली, फिर एक दिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा आई। मैं सड़क से गुजर रही थी कि अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे सामने गिर पड़े। वो बहुत घायल थे और लोग उनकी मदद करने के बजाय अनदेखा कर रहे थे। मैंने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया और कई दिनों तक उनकी देखभाल की। यही वह पल था जिसने मेरी किस्मत बदल दी। मैं पूरी तन्मयता से उसकी बात सुन रही थी, जैसे कोई कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई खोज रही थी। कौन था वह व्यक्ति? मैंने अधीरता से पूछा। वह एक सफल व्यापारी थे, शीतल ने शांत स्वर में कहा। जब वे स्वस्थ हुए तो मेरी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मुझे अपने व्यापार में एक अवसर दिया और वही मेरे मार्गदर्शक बन गए। ये सब कैसे संभव हुआ? मैंने आश्चर्य से कहा। ईमानदारी और धैर्य इंसान को वह दे सकते हैं जो वह कभी सोच भी नहीं सकता, शीतल ने धीरे से कहा। अब मेरा दिल उस पर विश्वास कर रहा था, लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे मन में घूम रहा था। अगर यह सब सच है, तो वह रहस्यमय व्यक्ति कौन था जिसे मैंने तुमसे छिपकर मिलते देखा था? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, वह व्यक्ति तुम्हारे अपने पति थे क्या? मैं चौंक कर पीछे हट गई। यह असंभव है। वह कैसे? शीतल ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और बोली, भाभी, जब मेरा पति व्यापार के लिए संघर्ष कर रहा था, तब भी एक व्यक्ति ऐसा था जो मेरे हाल से अनजान नहीं था। तुम्हारे पति ने हमेशा मुझ पर ध्यान रखा, लेकिन चुपचाप। वे मेरी सीधे तौर पर मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम्हें यह अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा।
मेरे मन में एक अजीब सी भावना जन्म लेने लगी। क्या वह हमेशा से शीतल की मदद कर रहा था? अब मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा था। मेरे हाथ से वह पत्र नीचे गिर गया, जिसे मैं शीतल के पति को देने जा रही थी, ताकि उनकी सच्चाई सामने आ सके। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। यह मैं थी, जिसने हमेशा शीतल को गलत समझा। मैंने ही उसके साथ अन्याय किया। मैंने ही उस पर अत्याचार किया। और फिर भी वह मुझसे स्नेह करती रही। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। शीतल, मैं वास्तव में तुम्हारी अपराधी हूं, मैंने कहा। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और बोली, भाभी, जब ईश्वर माफ कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? यह सुनते ही मेरा घमंड टूट गया। यही सच्चाई थी। यही कर्मों का फल था। मेरी आंखों के सामने पूरी जिंदगी घूमने लगी। यही वह सीख थी जो मुझे आज मिली थी कि सच्चा प्रेम और क्षमा बदले की भावना से कहीं अधिक महान होते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि शीतल कमजोर है, कि वह मेरे रहम-ओ-करम पर है, कि वह कभी अपने बलबूते कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन सच्चाई यह थी कि अंधी मैं थी। उसने सब कुछ अपनी मेहनत और आत्मबल से हासिल किया था। उसने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया, समय की कसौटी पर खरी उतरी, और सबसे बढ़कर उसने प्रतिशोध लेने की बजाय क्षमा करना सीखा। तो अब बताओ, कौन अधिक शक्तिशाली निकला? वह जो घमंड में जीती रही, या शीतल, जिसने धैर्य और साहस से अपनी किस्मत स्वयं लिखी? मैंने कांपती आवाज में पूछा। शीतल, जब तुम्हें पता था कि मैंने तुम पर चोरी का आरोप लगाया था, तब भी तुमने मुझसे घृणा क्यों नहीं की? उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि समय तुम्हें सब कुछ दिखा देगा। ये सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। कुछ पल बीते, फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, तो तुमने मुझे नौकरानी क्यों रखा? क्या यह बदला था? शीतल ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और शांत स्वर में बोली, नहीं, यह एक पाठ था। पाठ? मैंने हैरानी से दोहराया। हाँ, वह बोली, मैं चाहती थी कि तुम्हें एहसास हो कि सम्मान धन से नहीं, बल्कि चरित्र से प्राप्त होता है। शीतल के शब्द मेरे हृदय में उतर गए। मैंने हमेशा सम्मान को धन से जोड़ा था, लेकिन शीतल ने वह सम्मान अपने चरित्र और साहस से अर्जित किया था। अब मुझे एहसास हुआ कि असली जीत प्रतिशोध में नहीं, बल्कि क्षमा और सच्चाई में है। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने शीतल का हाथ थाम लिया और रोते हुए कहा, मैं तुमसे नफरत करती थी, लेकिन आज तुम्हें देखकर मैं तुमसे सच्चा प्रेम करने लगी हूं। उसने नरमी से मेरे आंसू पोंछे और कहा, मैंने तुम्हें हमेशा बहन माना। तुम्हारी नफरत मेरे लिए कभी मायने नहीं रखती थी। यह सुनकर मेरी दृष्टि झुक गई। शीतल ने मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया, बल्कि मुझे वह सीख दी जो शायद जीवन कभी न सिखा पाता। उस दिन मैंने निश्चय किया कि मैं अपनी जिंदगी को बदलकर शीतल की तरह धैर्य और ईमानदारी से जीऊंगी। जो मैंने सीखा, वही असली सफलता थी। कहानी समाप्त हुई, लेकिन इस संदेश के साथ कि जीवन में हर चीज लौट कर आती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।